जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो नायक 2.0 के आज सेट नंबर 7 का हम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहले कमेंट में सत्यम देशमुख को थैंक यू ज़रूर बोल देना एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सतरिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अंकिया नाट। क्या कहा जाता है? अंकिया नाट, जो कि कहाँ का है? सतरिया। ये नृत्य जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना तो जो है वो भरतनाट्यम है, लेकिन पुराने की बात करें कि कितना पुराना है, तो ये जो है सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जिसको 2000 में शामिल किया गया था शास्त्रीय नृत्य में, ठीक है। जिसके फाउंडर कौन है? तो श्रीमत शंकरदेव इसके फाउंडर हैं और 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। और सबसे नया है, ये 500 वर्ष पुराना है, जो कि वैष्णव मठों से संबंधित है। इसमें संगीत कौन से गाए जाते हैं? तो बोर गीत जो है वो गाए जाते हैं। इसमें खेल भी होता है, जो कि जिसको हम भवना कहते हैं, जिसमें भगवान कृष्ण की जो कहानी है वो दर्शाई जाती है। मिट्टी पर व्यायाम भी किए जाते हैं, जिसको माटी अखोरा कहते हैं। इसमें भाषा कौन सी बोली जाती है? तो ब्रजावली जो भाषा है वो बोली जाती है। इसमें जो पुरुष नर्तक होते हैं उसको भांगी बोलते हैं, और जो महिला नर्तक होती है उसको सीमांगी बोलते हैं। किसमें? सतरिया वाले में। त्योहारों के अवसर पर क्या होता है? इसमें भोकोट होता है, जो कि मेल लोग जो है वो करते हैं त्योहारों के अवसर पर। प्रमुख कलाकार कौन है इसमें? एक तो सेकिया बताया था हमने, और एक बताया था बरवायान। कौन? बोरवायान और सेकिया जो रूट वर्ड हैं वो सतरिया नृत्य से संबंधित है। गुरु जतिन गोस्वामी, जिन्हें पद्म भूषण मिला है कब? 2025 में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कौन? जतिन गोस्वामी। ये किससे संबंधित है? तो सतरिया नृत्य से ये संबंधित है। जिसमें सेकिया और बरवायान आ जाए, वो भी किस में जाएंगे? सतरिया नृत्य में जाएंगे, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 2023 को मिला है, तो भावेन बोरवायान को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का पूरा नाम क्या है? SARK वाला है, ठीक है। वो सार्क नहीं, मछली वाली सार्क। उसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना बांग्लादेश ढाका में होती है, लेकिन वर्तमान समय में इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना के समय जो है वो ढाका में था, और वर्तमान समय में हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में। स्थापना इसकी 1985 में होती है, जिसमें कुल 8 देश हैं, 8 सदस्य हैं, और 8वां सदस्य जो है वो है अफगानिस्तान। और अभी जो इसमें सम्मेलन हुआ था वो 14वें नंबर का सम्मेलन था। पर्यवेक्षक देश कितने हैं? तो इसमें 9 पर्यवेक्षक देश हैं, जिसके पहले महासचिव अब्दुल एहसान थे, ठीक है। और पहले भारतीय कौन थे? तो शीलकांत शर्मा जो हैं वो पहले भारतीय थे। ये अब्दुल एहसान कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। वर्तमान महासचिव कौन है? तो गुलाम सरवर हैं, जो कि बांग्लादेश के हैं। सार्क यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सार्क का विकास कोष कहाँ पर है? तो ये थिम्पू में स्थित है। सार्क फूड बैंक कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है, जिसको हम जो कि ऊर्जा भंडार भी इसको हम कहते हैं, सार्क फूड बैंक को। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसने कितने रुपए के मिलते, इसमें कितने रुपए मिलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में? तो इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, और ये 6 अगस्त 2021 को इसका नाम जो है वो बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया जाता है। किसका? इसी का। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। 15 लाख विजेता को मिलते हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट जिसको मिला होता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये किसको मिलता है? तो ये कोच लोगों को मिलता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत जो है वो 1961 से होती है, और ये किसके लिए दिया जाता है? जो लोग 4 साल का जो अनुभव होता है उन लोगों को ये दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 से होती है। 10 लाख किसको दिए जाते हैं इसमें? तो मेजर ध्यानचंद
प्लस द्रोणाचार्य नियमित अवार्ड जिसको मिला होता है उसको 10 लाख दिए जाते हैं। शुरुआत में इसमें कितने दिए जाते थे, तो शुरुआत इसकी कब से होती है, मेजर ध्यानचंद की, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड की जो है शुरुआत होती है कब से, 2002 से। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड दोनों ही अलग है, और द्रोणाचार्य ये अलग है, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, और ये द्रोणाचार्य वाला जो नियमित है वो अलग है। राजीव खेल रत्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो 1991-92 से इसकी शुरुआत होती है, जिसके पहले प्राप्तकर्ता जो हैं वो विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें शतरंज के खेल में राजीव खेल रत्न अवार्ड मिला था। पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, और ये इन्होंने सिडनी में जो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जिसको हम कहते हैं, उसके लिए इन्हें खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सबसे युवा पर्सन कौन है, तो अभिनव बिंद्रा है। 2000 में इन्होंने अभिनव बिंद्रा ने जो है, ये शूटिंग से संबंधित है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, शॉर्ट रेंज शूटिंग से। पहले क्रिकेटर कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। ये किससे संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। धनराज पिल्लई ये हॉकी से संबंधित है। पी गोपीचंद ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। 2024 में 4 लोगों को मिला था, किस किस को, मनु भाकर को मिला था, डी गुकेश को मिला था, प्रवीण कुमार को मिला था और हरमनप्रीत सिंह को। ये 4 लोगों को जो है 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जिसको वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है। कैंपागोड़ा ये बेंगलोर में है। मीनम्बम ये कहाँ पर है, ये चेन्नई में स्थित है। यहाँ के ऐसे ही नाम होते हैं अटपटे। BR अम्बेडकर कहाँ पर है, ये नागपुर में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता में स्थित है। गोपीनाथ बारदौली ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा ये वाराणसी में स्थित है। राजीव गांधी हवाई अड्डा ये हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में स्थित है। बिरसा मुंडा की बात कर लेते हैं, तो ये रांची में स्थित है। भारत के अभियंता दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो अभियंता दिवस जो है ये 15 सितंबर को डॉक्टर M विश्वरमैया की याद में मनाया जाता है। इनकी एक पुस्तक थी नेशनल बिल्डिंग, किनकी, M विश्वरमैया की। APJ अब्दुल कलाम की याद में 15 अक्टूबर जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम की याद में। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया गया था। कब से इसको स्टार्ट किया गया है, तो 2007 से इसको स्टार्ट किया गया है। बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को मनाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में। सद्भावना दिवस राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है 20 अगस्त से, मतलब 20 अगस्त को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में। राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो कि 13 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू की याद में जो है वो महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। वर्गीज कुरियन की याद में इसको मनाते हैं। कैप्टन कूल के नाम से महेंद्र सिंह धोनी जी को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। विराट कोहली को चीकू के नाम से जाना जाता है। रॉक स्टार के नाम से रविंद्र जडेजा को जाना जाता है। हिटमैन के नाम से रोहित शर्मा को जाना जाता है। बिग शो के नाम से मैक्सवेल को जाना जाता है और यूनिवर्स बॉस के नाम से क्रिस गेल को जाना जाता है। मिस्टर 360 के नाम से डिविलियर्स को जाना जाता है और गब्बर के नाम से शिखर धवन को जाना जाता है। मिस्टर IPL को सुरेश रैना को मिस्टर IPL कहा जाता है। कूल कैट किसको जानते हैं, तो केन विलियमसन को कूल कैट के नाम से हम जानते हैं। द स्विंग प्रिंस के नाम से भुवनेश्वर कुमार को जानते हैं। द प्रिंस के नाम से शुभमन गिल को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द 7 सिंस ऑफ बीइंग ए मदर पुस्तक किसकी है, तो ये है ताहिरा कश्यप खुराना की। ट्विंकल खन्ना की है मिस्टर वोन्स लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद वेलकम टू पैराडाइज, ये इनकी ट्विंकल खन्ना की पुस्तकें हैं। प्रेगनेंसी बाइबल करीना कपूर की है। ईद
फाइंड ए होम ये किसकी है? ये है आलिया भट्ट की। अनफिनिश्ड किसकी है? प्रियंका चोपड़ा की। द मॉडर्न गुरुबुल किसकी है? तो ये है सोनाली बिंद्रा की। माई लाइफ इंडिया साइन ये किसकी है? ये है गौरी खन्ना की। द एलिफेंट इन द बॉम्ब बॉम्ब मतलब होता है द एलिफेंट इन द बॉम्ब ये किसकी है? तो ये है कल्कि कोचलिन की ये पुस्तक है। ठीक है, जो बॉम्ब उसको बोलते हैं जो मतलब जहाँ पे बच्चा जो है प्रेगनेंसी के समय जहाँ होता है उस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, गर्भाशय जो उसको बोलते हैं बॉम्ब को। सुमेलित करें। ठीक है, क्वेश्चन है कि डीपीएसपी जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किस आर्टिकल के तहत? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, ये किस आर्टिकल के तहत है? सहकारी समिति के संबंध में कौन सा आर्टिकल है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि ये किससे संबंधित है? तो राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा किस आर्टिकल के तहत? तो 38 के तहत। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व ये किसके तहत हैं? तो ये हैं 39 के तहत। सहकारी समितियों के संबंध में ये 43 का बी है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल 51 है। ये चारों ही ABCD ये क्या है? ये DPSP हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है? तो ये है प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित। किससे है? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित। कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी आर्टिकल 43 में है। गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता ये इम्पोर्टेंट है 39A है। बालकों को प्रारंभ शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर लें ये आर्टिकल 45 में है। ठीक है, किसमें? 45 में। समान कार्य के लिए समान वेतन 39D में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है जो वर्तमान समय में उत्तराखंड में लागू है। SC ST और EWS आर्थिक शिक्षा हेतु आर्टिकल 46 में है। पोषाहार और लोक स्वास्थ्य आर्टिकल 47 में है। कृषि प्लस पशुपालन आर्टिकल 48 में है। पर्यावरण की सुरक्षा यानी कि पेड़ पौधे जहाँ कट रहे हों मतलब वनों को सुरक्षित रखने के लिए अगर ऐसी कोई करती है तो पर्यावरण सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल के 48A के तहत। राष्ट्रीय महत्व स्मारक यानी कि कोई राष्ट्रीय स्मारक है जैसे ताजमहल है, अगर उसको कोई क्षति पहुंचाता है तो किस आर्टिकल के तहत जो है उसकी रक्षा करनी चाहिए हम लोगों को? तो आर्टिकल 49 के तहत। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने के लिए आर्टिकल 50 का काम होता है, यानी कि 50 कार्यपालिका और 50 न्यायपालिका। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के लिए कौन सी समिति की सिफारिश की गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 1976 में PM इंदिरा गांधी के समय 12 सदस्य थे इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति में, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 86वां संविधान संशोधन 2002 ये हुआ था कि इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी 11वें मौलिक अधिकार में। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो 51A आर्टिकल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और भाग 4 का बोल दें या फिर ए बोल दें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है? आम चुनावों में मतदान देना जो है वो कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, वो हमारी इच्छा है। ठीक है, हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकते। 51A में क्या है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना जो है वो आर्टिकल के 51A में वर्णित है। 51A के बी में क्या वर्णित है? उन महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना जिन्होंने हमें तब स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। तो ये किससे संबंधित है? 51A के वी में ये संबंधित है। 51A के सी में क्या है कि भारत की संप्रभुता,
अखंडता को बनाए रखना आर्टिकल 51A के सी में वर्णित है। 51A के डी में क्या है कि देश की रक्षा करना और जागरूक पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये 51 के डी में वर्णित है। 51 के ई में क्या है कि भारत सभी लोग के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधियों पर परे सद्भाव, सम्मान, भाईचारे की भावना, जैसे कि महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये 51A के ई में है। 51A के एफ में क्या है, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। 51A के जी में क्या है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों और पर्यावरण को महत्व देना और उसकी रक्षा करना, ये जी में है। 51H में क्या है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, ये 51A के एच में है। 51A के आई में क्या है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। 51A के जे में क्या है, व्यक्तिगत समूह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुँचे। 51A के क्या में क्या है, माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, ये 11वां मौलिक अधिकार है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना 86वां संविधान संशोधन 2002 ऐड किया गया था। 11वां राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना होती है, ब्रह्म समाज की भी होती है, तत्वबोधनी समाज की भी होती है और हिंदू कॉलेज की भी स्थापना करते हैं। ये कलकत्ता में 1817 में, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करते हैं, ये 1825 में, तूफुत उल मुहाविदिन इसकी भी स्थापना ये 1809 में करते हैं। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ये इनकी एक चर्चित पुस्तक है, ये 1809 में लिखते हैं। 3 मैगजीन लिखते हैं यानी कि पत्रिका, जिनका पहला नाम है ब्रह्मांडिकल, दूसरा है संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में थी, तीसरी है मिरात उल अखबार जो कि फारसी भाषा में लिखी गई थी। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी, राजा राम मोहन राय को। अकबर की उपाधि किसने दी थी, सॉरी राजा की उपाधि जो है वो अकबर ने दी थी, ठीक है, अकबर द्वितीय ने। अहमदिया आंदोलन ये किससे संबंधित है, तो ये 1889 में होता है, जिसके संस्थापक कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है इसके संस्थापक थे। देवबंद आंदोलन 1866 ये मोहम्मद कासिम ननोतबी इसके संस्थापक थे। नदवत उल उलेमा आंदोलन ये सिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। अहल ए हदीस आंदोलन ये वली उल्लाह के द्वारा इसके संस्थापक थे। प्रथम मदरसा जो है वो 1781 में हेस्टिंग के समय में इसकी स्थापना होती है। प्रथम मदरसे की बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण अब्दुल लतीफ़ के द्वारा लाया गया था। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्टरसन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, तो शैक्षणिक नीति के जो फिल्टरसन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो हैं कौन, मैकाले। इन्होंने ही अंग्रेजी भाषा भारत में इनके ही द्वारा लाई गई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। पहली विधि आयोग के अध्यक्ष भी मैकाले को चुना गया था, ठीक है, किसको, मैकाले को। अगला क्वेश्चन है कि सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में होता है। प्राथमिक स्तर पर इसमें क्या था कि ये स्थानीय भाषाओं में लागू किया जाएगा, उच्च स्तर पर इसको अंग्रेजी में लागू किया जाएगा। और अंग्रेजी शिक्षा का मैना कार्टा भी किसको कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग कब आता है, तो ये 1917 में आता है। राधा कृष्णन आयोग ये 1948 में आता है। हंटर कमीशन आयोग 1882 में रिपन के कार्यकाल में आता है। मुदलियार शिक्षा आयोग ये 1948 में आता है। DS कोठरी आयोग ये 1964 में आता है। नई शिक्षा नीति जो है वो 2021 में आई थी, ठीक है। कौन सी नई शिक्षा नीति, कालिंदी
किस नदी का दूसरा नाम है? तो यमुना नदी को हम कालिंदी नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। और यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो केन, बेतवा, टोंस, गिरि, हिंडन, चंबल और सिंध। कौन कौन सी? केन, बेतवा, टोंस, हिंडन, गिरि, चंबल और सिंध। ठीक है। और इसका यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थल है। अमरावती, भवानी, हेमावती और कावनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक के कुर्ग से होती हैं। ठीक है, जिसको भारत का स्कॉटलैंड भी कहते हैं। किसको? कुर्ग को। किसको? कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं। जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात हैं? शिव समुद्रम है और श्रीरंगपट्टनम द्वीप जो है ये कर्नाटक के दोनों जलप्रपात हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जो है वो जैविक मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं, जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उद्गम स्थल जो कि छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो ये बराकर और जमुनिया जो है ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी बांध जो है ये उत्तराखंड में गंगा नदी पर बनाया गया है। चामेरी बांध जो हिमाचल प्रदेश पर रावी नदी पर बनाया गया है। कोयना बांध महाराष्ट्र के कोयना नदी पर बनाया गया है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर है। सलाल बांध जो है ये जम्मू कश्मीर के चिनाव नदी पर बनाया गया है। उरी बांध की बात कर लेते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के झेलम में बनाया गया है। बगलीहार की बात कर लेते हैं, चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तवा बांध की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में। मलमपुंजा की बात कर लेते हैं, ये मलमपुंजा नदी पर केरल में स्थित है। इडुक्की बांध की बात कर लेते हैं तो ये पेरियार नदी पर केरल में स्थित है, जो कि एशिया का पहला बांध था इडुक्की बांध, इसीलिए ये इतना ज़्यादा पूछा जाता है। कहाँ पर स्थित है? तो केरल नदी में पेरियार नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है वो वस्तु एवं सेवा कर है। जीएसटी कितने प्रकार की होती है? तो जीएसटी 4 प्रकार की होती है। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें 5 प्रकार की दरें लगाई जाती हैं। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटीआईएन का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 15 अंकों का होता है। जीएसटी परिषद की बात कर लेते हैं तो 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं और पहले अध्यक्ष अरुण जेटली थे। वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री और इसमें 33 सदस्य होते हैं। जीएसटी को लागू करने के लिए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू की गई थी। पीएम उस समय नरेंद्र मोदी थे, प्रेसिडेंट उस समय प्रणब मुखर्जी थे, आरबीआई के गवर्नर जो हैं वो उर्जित पटेल थे। जीएसटी सबसे पहले जो है वो असम में लागू की गई थी। कहाँ पर? असम में। और किस देश से ली गई है इसकी अवधारणा जीएसटी की? तो वो फ्रांस से ली गई है। जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? अरे जीएसटी जो है वो स्टेट भी लगाता है, यूनियन टेरिटरी भी लगाता है, और इसके अलावा जो है वो इंटीग्रेटेड जीएसटी भी होता है। ठीक है, तो 4 प्रकार की जीएसटी भी बता के ऊपर हम आपको भारत जो है इसके मामले में जीएसटी के मामले में तो 161वां देश है। अभी बताया कि असम राज्य में सबसे पहले जो है वो लागू इसमें की गई थी। जीएसटी का नारा क्या है? 1 नेशन 1 टैक्स इसका मतलब नारा है।
पहला राज्य कौन है जिसमें स्टेट जीएसटी का लागू की गई थी, तो वो कौन है, वो तेलंगाना है। संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, तो देखो 122वां तो बिल है, लेकिन संविधान संशोधन जो है वो 101 संविधान संशोधन 2016 में इसको संविधान संशोधन किया गया था और 1 जुलाई 2017 में इसको लागू कर दिया जाता है जीएसटी को। ठीक है, जीएसटी एक्ट का प्रकाशन कब हुआ था, तो 12 अप्रैल 2017 को इसका प्रकाशन हुआ था। प्रकाशन का मतलब है कि कानून और न्यायालय मंत्रालय दोनों के द्वारा इसको जो है वो मंजूरी मिल गई थी। जीएसटी के तहत क्या क्या आते हैं, तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी पहले इसको देखती है, जिसके अध्यक्ष कौन है, बद्री नारायण शर्मा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के। ठीक है, पहले अध्यक्ष की बात हो रही है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी के पहले अध्यक्ष बद्री नारायण शर्मा है। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशंस की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की निम्न इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती है, तो कॉरपोरेटिव गवर्नेंस जिसको हम अधिशासन कहते हैं, यानी कि एचडीआई को मापने का काम क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसका नाम होता है, ये यूएनडीपी मापती है। ठीक है, एचडीआई जो सूचकांक है वो यूएनडीपी जारी करता है। सूचकांक की बात हो रही है यहाँ पे। पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है वो मापा कब गया था, ये 1990 में मापा गया था। भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, तो ये थे महमूद उल हक। ठीक है, और अमर्त्य सेन जो हैं, ये दोनों ही लोग जो हैं वो भारतीय अर्थशास्त्री थे। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसको यानी कि इसको जो स्थापित है यूएनडीपी को 1965 में किया गया था। अमर्त्य सेन की बात कर लेते हैं, इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें दिया गया था। इनकी बुक कौन सी है, गरीबी और अकाल, द आइडिया ऑफ जस्टिस, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये इनकी पुस्तक है अमर्त्य सेन की। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है। इसकी स्थापना कब होती है, तो स्टार्टअप इंडिया की स्थापना जो है वो 2016 में होती है। मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में होती है। वन स्टॉप सेंटर योजना 2015 में आती है। पीएम कौशल विकास योजना ये 2015 में आती है। एक है स्टार्टअप, एक है स्किल वाली है कौन सी, कौशल। ठीक है, स्किल से ये 15 याद रखेंगे, ये 15 जो है वो स्किल के टाइप की बनती है। और स्टार्टअप जो है ये 2016 में आती है। अटल नवाचार मिशन कब आता है, तो ये 2016 में आता है। किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। नियम को क्या कहा जाता है, तो इसको न्यूटन का द्वितीय नियम कहा जाता है, जिसमें फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एटॉमिक होता है। ठीक है, वेलोसिटी u प्लस AT होता है। s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। v स्क्वायर, ये तीनों फॉर्मूले होते हैं न्यूटन की गति के। ठीक है, न्यूटन के नियम के, पहला, दूसरा और तीसरा। निम्न में किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं, तो किस तत्व में होते हैं, तो लोहा जिसको हम Fe बोलते हैं, इसमें 2 अक्षर शामिल होते हैं। अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं, जो कि 18वें कॉलम में होती हैं, है, नहीं, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सरन। कैसे याद रखेंगे, अक्रिय गैसें है, नहीं, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सरन। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे, जिनको जीरो गैसें भी कहा जाता है और ये 18वें कॉलम में मिलती हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो अनुवांशिकी के जनक हैं। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की बात कर लेते हैं, इन्हें विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और डेजर्ट ऑफ मैन, ये इनकी पुस्तक है, किसकी, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लेते हैं, तो इन्होंने मटर के पौधे पर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने 3 नियम दिए थे, प्रावृत्ता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूह का नियम। किसने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण के उत्तरदायी कौन होते हैं, तो लिंग निर्धारण के उत्तरदायी दोनों ही होते हैं, जिसको हम साइंस की भाषा में
एलोसोम्स बोलते हैं, यानी कि लिंग जोड़े बोलते हैं, जिसमें 23 जोड़े फीमेल के होते हैं और 23 जोड़े जो है वो मेल के होते हैं, यानी कि ओवरऑल 46 जोड़े होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स इसको बोलते हैं। अगर पुरुष के एक्स और महिला के एक्स क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो गर्ल्स जन्म लेती है, और पुरुष के एक्स और महिला के पुरुष महिला में XX होते हैं और पुरुष में XY दोनों होते हैं। पुरुष के एक्स और महिला के एक्स मिलते हैं तो गर्ल होती है, और महिला के एक्स और पुरुष के वाई मिलते हैं तो बॉयज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एनवायरमेंट शिपमेंट प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये है मोरमुगांव बंदरगाह, जो कि कहाँ का है? ये गोवा में स्थित है मोरमुगांव बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया है? तो 2025 में 4 साइटों को इसमें शामिल किया गया है। पहले कितनी थी? पहले थी 85, वर्तमान समय में 4 और जोड़ दी जाए तो कितनी हो जाएंगी? 89 हो जाएंगी। ठीक है, वैसे ये पूछनी जाती है क्योंकि ये हर तीसरे चौथे दिन जो है वो रामसर साइटें बदली जाती हैं। यूनेस्को साइटें पूछी जाती है क्योंकि उनको जो है वो बहुत कम बदला जाता है। सबसे अधिक रामसर साइटें कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। सबसे कम कितनी है? तो सबसे कम जो है वो 10 रामसर साइटें जो है वो स्थित हैं। सब रामसर सम्मेलन की बात कर लेते हैं तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर संधि होती है, इसमें 1975 में। ठीक है, और भारत इस पर साइन कब करता है? तो 1982 में भारत इस पर साइन करता है। पर भारत की पहली रामसर साइट जो है वो चिल्का झील है उड़ीसा की। और सबसे बड़ी की बात कर लेते हैं तो ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल की। सबसे छोटी रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की है। ये पूछी जाती है ये चीज़ इतनी। ठीक है, और ये वेटलैंड डे कब पूछा जाता है? तो 2 फरवरी को जो है वो वेटलैंड डे बनाते हैं, जिसको हम रामसर साइट कहते हैं। राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम कब होता है? तो 1985 में ये होता है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अभी ये ज्ञानेश थे, वर्तमान समय में शायद विवेक जोशी हो चुके हैं। मुझे तो ज्ञानेश ही मालूम था 26वें नंबर के। ठीक है, हो सकता है चेंज हो गए हो ये। तो विवेक जोशी जो हैं इन्होंने कार्यभार वर्तमान समय में ये मुख्य, यहाँ पर चुनाव आयुक्त की बात हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश ही होंगे, है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश ही हैं, और चुनाव आयुक्त की बात करें तो विवेक जोशी हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। अन्य के लिए जो है वो 6 वर्ष और 62 वर्ष होता है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना होती है, और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। किस आर्टिकल के तहत? तो 324 से लेकर 329 भाग 15 में चुनाव आयोग की बात की गई है। इसरो के चीफ कौन है? तो वर्तमान समय में इसरो के चीफ जो है वो VS नारायण है। पहली विधि सचिव महिला कौन है? तो अंजू राठी है। उडई के अध्यक्ष कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो V रामासुब्रमण्यम जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महापरिलेक्षक कौन है? ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू सभी को इतना सपोर्ट देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।